हाँ, द्विस्लिट प्रयोग। और इस प्रयोग में क्या क्या चीजें हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये चित्र बना है, इस चित्र को समझना। एक जो ये लगा है, ये कार्डबोर्ड टाइप का है, उसमें छोटा सा छेद किया गया है, और ये क्या है, स्रोत है। और इस स्रोत का नाम है एक वर्णी स्रोत। ये कौन सा स्रोत है? एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब होता है एक रंग वाला। ठीक है, तो पहला काम समझ में आ गया कि जो यंग ने द्विस्लिट का प्रयोग किया था उसमें किस स्रोत का उपयोग किया था? एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ एक रंग का हो, चाहे वो लाल रंग हो, पीला रंग हो, गुलाबी रंग, जो भी रंग हो, वो सिर्फ किस रंग का हो? एक रंग का हो। तो एक रंग के प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। ये जनरली एलईडी लाइट से और लेजर लाइट से जो मिलता है वो एक वर्णी प्रकाश होता है। जैसे बाजारों में देखो तो लेजर लाइट बहुत कलर की मिल जाएगी, है ना, लाल, पीली, गुलाबी, जो भी कलर है, अधिकतर लाल ही मिलती है। तो वो जनरली क्या होती है? एक वर्णी प्रकाश को निकालती है। तो हम ऐसा स्रोत रखते हैं जो कैसा हो? एक वर्णी प्रकाश को निकाले। समझ में आ गया? फिर यहाँ दूसरा कार्डबोर्ड बराबर दूरी पर रखता है। तो यहाँ पर ये जो स्रोत है, ये जो छेद है ना, इसको बोलते हैं स्लिट। ये S1 हो गया, S2, तो कितने स्लिट हो गए? 2। इसलिए इसका नाम हो गया द्विस्लिट। प्रयोग का नाम द्विस्लिट। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये 2 स्लिट से प्रकाशों को निकालता है। जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश गया तो ये प्रकाश के 2 भाग हो गए, एक भाग प्रकाश यहाँ से जाता है और एक भाग प्रकाश यहाँ से जाता है। और इनके बीच की दूरी जो है, ये स्लिटों के बीच की जो दूरी है, इसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल d से। समझ में आ गया स्लिटों के बीच की दूरी। अब जब यहां से प्रकाश के 2 हिस्से हो गए, तो जब यहां से निकलती है प्रकाश की किरण तो आपस में मिलती है, अध्यारोपण हो जाता है। यहां पर क्या होगा? अध्यारोपण। ये देख रहे हो ना, यहां पर तो एक एक घेरा दिख रहा है, यहां पर कितने घेरे देख रहे हैं? 2 घेरे। एक घेरे का प्रकाश इधर से, एक घेरे का प्रकाश इधर से, तो एक बीच बीच में क्रॉस हो रहा है ना, जहां पर मिल रहा है उसी को हम क्या बोलें कि ये हो गया अध्यारोपण। ठीक, तो यहां पर अध्यारोपण तो हुआ, पर यह प्रकाश कहीं पर जाके टकराएगा। जहां टकराएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पर्दा। फिलहाल यहां पर जैसे प्रकाश टकरा है, ये भी पर्दा है। यहां पर प्रकाश टकरा रहा है, ये भी पर्दा है। चेहरे में प्रकाश, जहां प्रकाश जाके टकरा जाए, रुक जाए, उसको हम पर्दा बोलते हैं। घर का पर्दा नहीं समझना है उसको। प्रकाश के लिए वही पर्दा है जहां पर वो टकरा जाए। ठीक है, तो यहां पर एक पर्दे में ये क्या करता है? टकराता है। तो पर्दे की जो दूरी होती है यहां से यहां तक, इस दूरी को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल D से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ इतना भाग। अब यहाँ पर जब ये अध्यारोपण हुआ तो 2 चीजें हुई। कुछ भाग में तीव्रता कम हो गई और कुछ भाग में तीव्रता अधिक हो गई। क्योंकि हम लोग जो व्यतिकरण पढ़े थे, तो व्यतिकरण में तो यही होता है कि कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों का क्या होता है? अध्यारोपण। तो ये जो दोनों स्रोत हैं कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे, इनका क्या हो गया? अध्यारोपण। तो यहाँ तीव्रता में क्या होगा? परिवर्तन। तीव्रता एक बार अधिक होगी और कुछ जगह पर कम होगी। जहां अधिक होगी वो होगा संपोषी, जहां कम होगी वो होगा विनाशी, है ना। तो इस तरह से, तो ये देखो यहाँ जो बीच में है, ये बीच में आपको जो मिलेगी ये वाली पट्टी, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी को हम बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज, है ना। बीच वाले को हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है पट्टी होता है। जैसे मेरे इसी में ये पट्टी बनी है, ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, ये जो कलर की पट्टियां हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर मान लो चमकीली, फिर इसके बाद यहां क्या बनेगी? काली। तो काली वाली को हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी फ्रिंज है? अदीप्त। ये कौन सी फ्रिंज हो गई? अदीप्त। और जो चमकीली होगी उसको क्या बोलेंगे? दीप्त फ्रिंज। हाँ हाँ, अदीप्त का मतलब होता है जिसमें प्रकाश ना हो। दीप्त का मतलब प्रकाश है, जैसे दीपक बोलते हो प्रकाश देता है, उसी से बन गया दीप्त। दीप्त माने प्रकाश वाला, और अदीप्त का मतलब हो गया बिना प्रकाश वाला। तो जो काला भाग है वो क्या कहलाया? अदीप्त, और जो सफेद वाला भाग है वो क्या कहलाया? दीप्त। तो सेटअप समझ में आया। तो चलो फिर से बात करते हैं। ये कैसा स्रोत रखा उसने? एक वर्णी स्रोत। यहां पर क्या लगाया? स्लिट। इसने क्या लगा दिया? स्लिट। ठीक है, फिर कुछ दूर पर कितनी स्लिट लगाया? 2। उसको क्या बोलेंगे? डबल स्लिट या द्विस्लिट। बराबर दूरी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी क्या है? D है। फिर यहां से जो तरंगें निकलती हैं वो कहां पर जाती हैं? पर्दे पर, और पर्दे की दूरी क्या है? D है ना। यहां पर अध्यारोपण होता है।
पर्दे में हमको क्या प्राप्त होता है, एक होगी चमकीली पट्टी और एक होगी काली पट्टी। और ये चमकीली का मतलब है जो रंग हम यहाँ से डालेंगे। जैसे मैं लाल रंग डालूं तो यहाँ पर लाल काली इस तरह की पट्टियां बनेंगी, उनको हम फ्रिंज कहेंगे। और यदि मैं यहाँ पर पीले रंग को डालूं तो पीला काला, काला फिक्स है ना, एक चमकीला बनेगा और एक क्या बनेगा, हाँ, तो जो चमकीला बनेगा उसको बोलेंगे दीप्त फ्रिंज और जो काला बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, अब ये है कि ये पट्टी तो बन रही, कितनी चौड़ी बन रही है, इसके लिए हम बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो चलो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो परीक्षा में आ जाता है फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र लिखिए और इसके प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई को लिखते हैं बीटा से, ये सूत्र हो तो बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन क्या होता है, डी। ये फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है कि जब हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे, यहाँ पर्दा रखेंगे तो इस पर्दे में पट्टियां बनेंगी, पट्टी चौड़ी बनेगी कि संकरी बनेगी, किससे हमको पता चलेगा, इस सूत्र से पता चलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई। तो कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है कि फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र लिखिए, इतना ही भराया। तो आपको ये सूत्र लिखना है, फिर जहां करके बताना है। तो यहाँ जहां करके बताओगे तो बीटा क्या कहलाया, हाँ, बीटा माने फ्रिंज की चौड़ाई। लेमडा क्या कहलाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो यहाँ पर प्रकाश इस्तेमाल कर रहे हो उसकी क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य। डी क्या कहला गया, पर्दे की दूरी। और यहाँ पर स्मॉल डी क्या कहलाया, स्लिटों के बीच की दूरी। समझ में आ गया। तो चलो फिर से बात करते हैं, ये क्या कहलाया, फ्रिंज की चौड़ाई। ये क्या कहलाया, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और ये क्या कहलाया, पर्दे की दूरी। और ये क्या कहलाया, स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसी के साथ मान लो थोड़ा सा बढ़ाने लगा क्वेश्चन को और पूछ दिया कि इसके प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो सूत्र में ही कारक हैं, 3 बार आपको लिख देना है। जैसे बीटा का संबंध जो है लेमडा से कैसा है, समानुपाती हो गया, माने फ्रिंज की चौड़ाई तरंग दैर्घ्य के समानुपाती, सूत्र से लिखा हूं ना। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या लिख सकते हो बताओ, अब बीटा समानुपाती डी, इसका शब्द क्या बनेगा, फ्रिंज की चौड़ाई पर्दे की दूरी के समानुपाती होती। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी स्थिति है वो क्या हो जाएगा, बीटा समानुपाती क्या हो गया, 1/बटे में डी है ना स्मॉल वाला, हाँ, तो फ्रिंज की चौड़ाई स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बटे में उसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गया। तो आपको प्रभावित करने वाले कारक भी याद नहीं करना है। यदि ये सूत्र याद है तो एक बार लेमडा लिख देना है, एक बार कैपिटल डी लिख देना है, एक बार स्मॉल डी लिख देना है। यदि बटे में है तो बटे में लिखना है, सीधा हो तो सीधा लिखना है। लिखने के बाद इसका शब्द बना देना है। इसके नीचे लिख देंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के और इसका समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, उसका 2 नाम है, कोई भी लिख देना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई पर्दे की दूरी के समानुपाती होता है। और यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई, हाँ, 2 स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब छोटा छोटा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस सूत्र से। माने सूत्र जाने रहोगे तो बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। जैसे फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र जान गए तो एक तो चौड़ाई का पता चला, दूसरा इसके प्रभावित करने वाले कारक का पता चला। अब क्वेश्चन ये आ गया कि पहले हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत में लाल रंग रखे थे, क्या रखे थे, लाल रंग। लाल रंग को हटा करके हम बैगनी रंग रख दिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अब इसी सूत्र से देखो, रंग जो है, रंग की पहचान तरंग दैर्घ्य से होती है। तो पहले ये पता करना है कि किसकी तरंग दैर्घ्य कम है, किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तो तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है, लाल की, और बैगनी की क्या होती है, कम। तो सोचो कि पहले कौन सा तरंग दैर्घ्य था, लाल। कौन सा रंग था, लाल। तो लाल की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसी होगी, अधिक, है ना। यदि मैं यहाँ लाल रंग डालता हूं तो ये समझो लाल रंग डालने पर 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बनी। ठीक है, और जैसे मैं बैगनी रंग डाला तो कितनी हो गई, आधा सेंटीमीटर कम बनेगी, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य कम है तो उसके फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होगी, कम। सीधा संबंध है। यहाँ पर ये है तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा, तरंग दैर्घ्य कम तो फ्रिंज की चौड़ाई कम। ठीक है, ऐसे पूछ दिया कि यदि हम यंग के प्रयोग में लाल रंग का प्रयोग करें तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसी होगी, क्या बोलोगे, अधिक, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अधिक। समझ में आ रहा है, ये वाला पहला पॉइंट समझ में आया।
तो लाल रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होती है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, और बैगनी रंग के लिए हाँ फ्रिंज की चौड़ाई कम होती है, क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो इस तरह से इसका क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, और ये क्रॉस क्वेश्चन का जवाब आपको इस सूत्र से ही मिलेगा। ठीक है, सूत्र से। हाँ यार, बीटा का लैम्डा से संबंध है, लैम्डा का मान बढ़ा, बीटा का मान बढ़ा। ठीक है, तो हर रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कैसी होती है? अलग अलग, जैसी तरंग दैर्घ्य वैसा उसकी चौड़ाई। तो क्लियर हो गया? तो बताओ सब सर्वाधिक फ्रिंज की चौड़ाई किससे प्राप्त होगी? लाल रंग से। और सबसे कम फ्रिंज की चौड़ाई किससे प्राप्त? बैगनी से। क्लियर हुआ? हाँ, तो इससे रिलेटेड ये हो गया। अब दूसरे से रिलेटेड, तो यहां पर ये हो गया कि लाल रंग के लिए, है ना, जो बीटा का मान होता है कैसा होता है? अधिक। और बैगनी के लिए क्या होता है? यहां पर बीटा का मान क्या होता है? कम। ठीक है, और इसी से एक नंबर का खाली स्थान का ऑब्जेक्टिव का किसी तरह का क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। आप अंदाजा लगाना, मैं ये बोलूं कि यदि हम पर्दे को स्लिट के पास ले आए, पर्दे को कहां ले आए? स्लिट के पास, या स्लिट को पर्दे के पास ले आए, तो क्या होगा? भला अंदाजा लगाओ। हाँ, पास लाने पर देखो किसका मान घटेगा? ये कैपिटल डी का मान क्या होगा? घटेगा। यदि ये पर्दा यहां पर स्रोत है, यहां पर पर्दा है, यदि मैं पास लाऊं, ये घटेगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होगी? घटेगी। सीधा संबंध है ना। ये ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो टॉर्च का इस्तेमाल करते हो, तो ये हुआ पर्दा, ये क्या हो गया? पर्दा। और यहां पर ये क्या हो गया? टॉर्च। यदि मैं यहां पर पास में रखूं तो टॉर्च का फोकस कैसा बनेगा? छोटा। और दूर चलता जाऊं तो फोकस क्या होता जाएगा? बड़ा। माने वो पट्टियां क्या होती जाएंगी? चौड़ी। तो यही है कि यदि पर्दे को दूर ले जाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी। देखो, इससे सूत्र से पता चल रहा है, कैपिटल डी है ना, यदि डी का मान बढ़ा तो बीटा का मान बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं पूछता है परीक्षा में कि पर्दे का मान बढ़ा दिए, दूरी बढ़ा दिए। वो ऐसा बोलता है कि यदि हम उसको पास ले जाएं और दूर ले जाएं, तो दूर का मतलब समझ ले जाना कि दूर ले जाएंगे तो डी का मान बढ़ जाएगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही है कि यदि हम स्लिट को और किसको? पर्दे को या तो दूर ले जाएं, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसी का उल्टा पास ले जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। समझ में आ गया? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे। अब अगला हिस्सा देखते हैं, यहां पर स्लिट के बीच की दूरी। तो यदि समझो ये S1 है और ये S2 है, अभी मान लो ये 5 सेंटीमीटर पर है, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं कि यदि S1 और S2 की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब मैं S1 और S2 की दूरी 3 सेंटीमीटर कर दिया, तो पर्दे की जो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं इसको घटाया हूं, 5 का क्या कर दिया? 3। तो देखो ये घटा, तो ये क्या होगा? उल्टा रिलेशन है ना, बटे का है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि यहां पर स्लिटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा? फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये आता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर किसकी? स्लिटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इसी से पूछे जाते हैं। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन है, ये काम करते हैं यार, इस पूरा उपकरण को पानी के भीतर डाल दें, है ना, जो हम हवा में कर रहे हैं, ये सारा प्रयोग हम कहां करें? पानी में करें, तो क्या होगा? ये भी पूछ देता है। तो पानी के अंदर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है? घट जाती है ना। पानी के अंदर या कांच के अंदर जैसे सघन माध्यम में जाओगे तो पानी के अंदर बीटा का मान क्या हो जाएगा? कम। ऐसे समझो कि मान लो मैं इस प्रयोग को हवा में कर रहा था, तो जो पट्टियां प्राप्त हो रही थी 1-1 सेंटीमीटर के प्राप्त हो रही थी, जैसे उसको मैं ऐसे पूरा सिस्टम कहां डुबा दिया? पानी में, तो कुछ मान कम हो जाएगा, आधा सेंटीमीटर हो जाए या 0.6 हो जाए, 0.8 हो, कुछ ना कुछ मान उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देता है कि यार एक काम करते हैं, वो एक वर्णी स्रोत लिया था ना, हम श्वेत प्रकाश ले लें। श्वेत प्रकाश माने 7 रंग वाला प्रकाश। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? 7 रंगों का। तो बोलता है यदि हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत को हटा करके श्वेत प्रकाश रखें तो क्या होगा यार? है ना। तो देखना इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय फ्रिंज होती है वो श्वेत बनती है, सफेद रंग की बनती है। श्वेत का मतलब क्या समझना है? सफेद।
और इसके अगल बगल जो बनेगी वो सतरंगी हो जाती है, माने रंगीन हो जाती है। उसमें 7 रंग होते हैं ना, तो कोई लाल, बैगनी, काली, इस तरह की पट्टियां बनती है। फिर काली और रंग वाली पट्टी नहीं बनती, काली पट्टी गायब। जब आप सफेद रंग डालोगे तो बीच की पट्टी क्या होगी? गायब नहीं होगी, बीच की पट्टी क्या होगी? सफेद। और इसके दोनों तरफ कौन सी पट्टी बनेगी? रंगीन। ठीक है, तो दोबारा मैं बात करता हूं, फिर से समझना। यदि मैं यहां पर पीले रंग का प्रकाश डालूं तो इसमें मुझे कैसी कैसी पट्टियां प्राप्त होंगी? पीला, काला, पीला, काला, ऐसे पट्टियां प्राप्त होंगी। ठीक है, यदि मैं उस पीले रंग को हटा दूं, अब उसकी जगह मैं सफेद रंग रखूं, तब क्या होगा? तो जो केंद्रीय फ्रिंज है, बीचों बीच वाली केंद्रीय फ्रिंज माने बिल्कुल सेंटर की, बीचों बीच वाली कैसी रहेगी? श्वेत। और अगल बगल की क्या हो जाएंगी? रंगीन हो जाएंगी। तो अक्सर ये प्रश्न पूछता है, इस तरह से प्रश्न पूछता है कि यहां पर यदि हम एक वर्णी प्रकाश को किससे बदल दें? श्वेत प्रकाश से। सीधा सीधा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश को श्वेत प्रकाश से बदलें तो क्या होगा? तो क्या होगा? केंद्रीय फ्रिंज हमको कैसे मिलेगी? हाँ, केंद्रीय फ्रिंज मिलेगी श्वेत, और इसके दोनों ओर जो फ्रिंजें मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी? रंगीन मिलेंगी। ठीक, और यही चीज हमको लिख देना, यही आंसर है। जब प्रश्न पूछेगा कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत को यदि हम श्वेत प्रकाश से प्रतिस्थापित कर देते हैं या बदल देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही लिखना है कि जो केंद्रीय फ्रिंज होगी, केंद्रीय फ्रिंज शब्द याद नहीं आए तो बीच की जो फ्रिंज होगी वो सफेद रहेगी या श्वेत रहेगी, और उसके दोनों ओर जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं कैसी होती हैं? रंगीन होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, अगले हिस्से में ये देख लेते हैं कि जब शुरू शुरू में वो प्रयोग किया था यंग, तो जो फ्रिंज थे ये किस आकार के थे? क्या सीधे सीधे बने थे कि ये गोलाकार बन गए थे? कैसी पट्टियां बनी थी, है ना? तो ये पट्टियां ऐसे बनी थी, ऐसे 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 पट्टी, जैसे मान लो ये पीला रंग है तो पीला रंग ऐसे बना, फिर काला भी है तो काला, फिर ऐसे क्या बना? पीला। माने पट्टियां तो बन रही थी, पीली पट्टी, फिर क्या बने? काली पट्टी, फिर क्या बने? पीली। जो प्रकाश डालोगे वो रंग का। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका आकार कैसा मिल रहा है? परवलयाकार, अति परे वाले आकार। जब बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं? पर। जैसे मान लो ऐसे थोड़ा थोड़ा मुड़ा है तो हम बोले पर वाले आकार। अब बहुत मुड़ गया, ऐसे यू आकार हो गया तो बोलेंगे क्या हो गया? अति पर वाले आकार। तो ये भरने के लिए आता है कि जो यंग के प्रयोग में फ्रिंज प्राप्त हुई थी उसका आकार कैसा था? एक खाली स्थान में आ गया ऑब्जेक्ट, कैसा होता है? अति पर। ऑप्शन में पर्यावलयाकार भी लिखा रहता, अति परवलयाकार भी लिखा रहता, तो आपको क्या करना है? अति परवलयाकार लिखना है। ठीक है, आगे के हिस्से में देखते हैं कि यहां पर जो यंग का प्रयोग है इसका महत्व क्या है। यार काहे को हम पढ़ रहे हैं आलतू फालतू चीजें, क्या जरूरी है इसको पढ़ने के लिए? तो इसके महत्व को समझते हैं। ठीक है, पहला तो ये, इससे हमको प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को प्राप्त करने के लिए कोई सीधी विधि नहीं होती है कि हाँ यार हम सीधे सीधे स्केल लगाएं और नाप लें। प्रकाश है, भला नाप के बताओ कहाँ है ये, है ना? कुछ दूरी के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। जैसे मान लो हमको सूर्य तक को नापना है तो यहाँ से टेप लेके के नहीं जाते कि यहाँ से नापेंगे भाई तो पकड़े रहना, मैं वहां तक जाता हूँ फिर बताऊंगा कि कितना दूर है। इसके लिए कौन सी विधियां लगती हैं? अप्रत्यक्ष विधि। तो दूसरे सूत्रों से निकालते हैं। जैसे उसका हमको निकालना है दूरी तो गुरुत्वाकर्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, लंबन विधि का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को प्राप्त करना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। देखना, फ्रिंज की चौड़ाई इसमें बनेगी पर्दे पर, तो पर्दे में स्केल लगा के नापना आसान है कि नहीं? मान लो चौड़ी पट्टी बन गई, स्केल लगाए, पता चल गया 1 सेंटीमीटर, तो बीटा का मान मिल जाएगा नापने से, स्केल लगाने से। ठीक है, दूसरा देख लो, यहां पर डी, हम ही पर्दा रखे हैं ना, पता चलेगा ना ये स्रोत है ये पर्दा है, तो नाप नहीं सकते? नाप सकते हैं। बीटा का मान भी नाप सकते हैं। स्लिट जो छेद किए हैं इसको भी नाप सकते हैं। तो आपको लेमडा का मान पता चल गया, डी का मान पता नहीं, लेमडा का मान नहीं, कैपिटल डी का मान, स्मॉल डी का मान, इसका मान पता चला, तो लेमडा का मान नहीं निकाल सकते। इससे क्या बन जाएगा? लेमडा इक्वल टू बीटा डी अपॉन क्या हो गया? डी। अब आपको बीटा मिल गया। फ्रिंज की चौड़ाई आप स्केल से नाप सकते हो, पर्दे की दूरी को स्केल से नाप सकते हो, स्लिट के बीच की दूरी को स्केल से नाप लियो। इसमें नाप में मान रख दो, किसका मान आ जाएगा? लेमडा का। तो किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। यंग के प्रयोग से क्या कर सकते हैं? हाँ, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
मुझे प्राप्त करना है कि पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ स्रोत में सिर्फ क्या रख दूंगा, पीला प्रकाश। नाप लूंगा यार, ये स्लिट कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये चौड़ी पट्टी कितनी बनी, सूत्र में रख दूंगा, वो आ जाएगा। ठीक है। दूसरा ये बताता है कि ये तरंग सिद्धांत की क्या करता है, पुष्टि करता है। तरंग सिद्धांत की पुष्टि का मतलब ये है कि जो व्यतिकरण की घटना होती है वो कणों अणुओं में नहीं होती, सिर्फ किस में होती है, तरंगों में, है ना। हम सोचे कि दो ठो पत्थर डाल देते हैं भैया, अध्यारोपित होकर के वहां पट्टी बना देना, कण हो गए, वो कण से अध्यारोपण वगैरह कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ घटना किस में होती है, तरंग में। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो चीज हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो तरंग है कि कण है। जैसे मान के चलो कुछ कण भी ऐसे बहते चलते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के भी निकलती हैं कणी तरंगें, है ना। अब उन तरंगों को भेजेंगे, अध्यारोपण नहीं होगा, व्यतिकरण नहीं होगा, जान जाएंगे ये तरंग नहीं है, झूठी मूठी है कोई चीज, है ना। तो इस तरह से यहां पर इसका क्या है, ये महत्व है। ठीक, और देख लेते हैं इसमें जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, दीप्त और अदीप्त सबकी क्या होती है, बराबर होती है। दीप्त की फ्रिंज की चौड़ाई और किसकी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ये भी क्या होती है, बराबर। खाली स्थान में आ जाता है, यंग के प्रयोग में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब यदि चमकीली पट्टी 5 सेंटीमीटर की बन रही है तो काली पट्टी भी कितनी बनेगी, 5। जितनी पट्टियां बनेंगी, है ना, सभी पट्टियों की जो चौड़ाई है वो कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है। इनका जो ये क्रम है, जाना है, ये क्रम बना है ना, दीप्त का अदीप्त का, इसको बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप। अब इसकी परिभाषा समझो, परिभाषा आती नहीं, खाली स्थान में ऐसे होता है, एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का समूह। एकांतर क्रम का मतलब एक के अंतर के बाद, जैसे मान लो यहां पर चमकीली निकली, फिर यहां क्या मिलेगी, काली, तब ना चमकीली आएगी, तो एक का क्या हो गया, अंतर। तो एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यतिकरण प्रतिरूप। ठीक है। तो यंग से रिलेटेड ये सारी चीज क्लियर हो गई। तो एक बार रिपीट करता हूं, फिर इसके बाद हम लोग स्थायी व्यतिकरण की शर्तें कुछ पढ़ लेंगे और इसके बाद फिर हाँ